फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको 12 ऐसी हैबिट्स के बारे में बताने जा रहा हूं जो अगर आपने 2025 में नहीं छोड़ी तो वो आपको कंगाल कर सकती हैं। पहली हैबिट है शो ऑफ करना। देखिए, शो ऑफ के बारे में मैं आपको एक रियल लाइफ इंसिडेंट बताता हूं। हमारे एक अंकल है मिस्टर अग्रवाल जी, काफ़ी नज़दीकी हैं और हमारे उनसे काफ़ी अच्छे संबंध है। अब इनसे आप जब भी बात करेंगे ना, ये हमेशा क्रिप करेंगे अपनी लाइफ को लेके। कभी बोलेंगे काम अच्छा नहीं चल रहा है, घर में पैसे की दिक्कत है, एक्सपेंसेस मीट नहीं हो रहे हैं, फलाना फलाना काफ़ी चीज़ें। लेकिन अगर इनको किसी को कुछ पैसे देने होते हैं, अगर इनको किसी को 10 रुपए का नोट भी अगर देना होता है तो ये कैसे देते हैं, ध्यान से सुनिएगा। ये वॉलेट नहीं रखते हैं। ये क्या करते हैं, अपनी पॉकेट में हाथ डालते हैं और पूरी नोटों की गड्डी निकालते हैं और उन नोटों की गड्डी के अंदर से आपको पूरा दिखाते हुए 10 रुपए का नोट निकाल के और जिसको भी देना है वो दे देते हैं। तो शो ऑफ करना पुरानी आदत है, छूटी नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम क्रिप करना भी नहीं छूटा है। तो फ्रेंड्स, हम आपसे सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि शो ऑफ करना छोड़ दीजिए, क्योंकि जिनके सामने आप शो ऑफ कर रहे हैं हो सकता है उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता होगा। ये तो एक इंसिडेंट है। ऐसे ही आपने बहुत बार देखा होगा कि शादियों के अंदर लोग क्या करते हैं, पीने के बाद में नोट उड़ाना स्टार्ट कर देते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो बिना पिए ही नोट उड़ाना स्टार्ट कर देते हैं। अब वो शो ऑफ कर रहे होते हैं कि देखिए यार, हम कितना एंजॉय कर रहे हैं, हमारे पास में कितना पैसा है, हम नोट उड़ा रहे हैं, ऑल दैट स्टफ। लेकिन अगर अगले दिन आप उनसे बात करेंगे, अगले दिन छोड़िए, कुछ लोग तो ऐसे हैं कि कुछ घंटों के बाद अगर आप उनसे बात करेंगे ना, तो आपने नोट ढूंढ रहे होते हैं। यार मेरे पैसे कम हो गए यार, कहाँ गए यार, मैंने कुछ ज़्यादा ही नोट उड़ा दिए। तो उनके साथ में ऐसा होता है कि शो ऑफ करते टाइम तो वो सोचते नहीं है कि वो कितने नोट उड़ा रहे हैं, लेकिन बाद में उनको रिपेंट होता है इस बात को लेके कि यार मैंने गलती कर दी, कुछ ज़्यादा ही नोट उड़ा दिए। तो इसीलिए फ्रेंड्स, ये एक आदत आपको 2025 के अंदर बिल्कुल छोड़ देनी है अगर आप भी ऐसा करते हैं। सेकंड ऐसी आदत जो आपको 2025 में छोड़नी पड़ेगी वो है इम्पल्सिव बाइंग की। देखिए, आपने बहुत बार ये चीज़ देखा होगा कि जैसे ही वेबसाइट्स के ऊपर सेल आती है, हम लोग परचेज करना स्टार्ट कर देते हैं बिना सोचे समझे, चाहे हमको चाहिए है या नहीं चाहिए है। हम ये देखते हैं, ओके, इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर जो सेल है वो 20% है, 40% है, 50% है, और हम सिंपल उसको बाय करना स्टार्ट कर देते हैं। एक रिपोर्ट जो कि जिप्सी की रिपोर्ट है, वर्ल्ड वाइड में उन्होंने ये बताया है कि 22% ऑफ द यूजर्स वो ऐसे हैं जो जैसे ही सेल आती है वो परचेज करना स्टार्ट कर देते हैं। और ये प्लान्ड बाय नहीं होता है, ये इम्पल्सिव बाइंग होता है। ऐसे ही मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने रिसेंटली जब अमेज़ॉन के ऊपर सेल आई थी, तो मैंने इंडिया से कुछ सामान मंगा रहा था, तो मैंने सोचा मैं बच्चे के लिए एक बैडमिंटन भी मंगा लूँ। कुछ टाइम पहले मैंने सिमिलर काइंड ऑफ बैडमिंटन इंडिया से ही परचेज किया था, वो भी अमेज़ॉन से ही परचेज किया था, और उसका प्राइस था 2500 रुपीज़। लेकिन जब ये सेल आई तो मुझे पूरी उम्मीद थी कि हो सकता है ये रैकेट इस टाइम मुझे कुछ डिस्काउंट पे मिलेगा। डिस्काउंट दिखा रहा था, बट डिस्काउंट के बाद में भी जो उसका एक्चुअल प्राइस आ रहा था वो आ रहा था 2800 रुपीज़। यानी कि मुझे बेवकूफ़ बनाया जा रहा था, मुझे ही नहीं आप सबको भी बेवकूफ़ बनाया जा रहा था ये दिखा के कि डिस्काउंट तो दिया जा रहा है और डिस्काउंट भी अच्छा खासा दिखा रहा था। बट एक्चुअली में उन्होंने क्या किया था, इस प्रोडक्ट का प्राइस ही इंक्रीज कर दिया था। अगर आप 3000 रुपीज़ के प्रोडक्ट को इंक्रीज करके 4000 का दिखा दोगे और फिर उसके ऊपर डिस्काउंट दोगे तो ये गलत है। और ये सारी की सारी साइट्स ऐसा ही करती है, क्योंकि वो अपनी जेब से पे नहीं करेंगे, उनको पैसा तो आपसे ही चाहिए ना। तो आपको ये दिखाएंगे कि वो आपको एक अच्छा खासा डिस्काउंट दे रहे हैं, बट एक्चुअली में वो प्रोडक्ट आपको कॉस्टली पड़ता है। तो इसलिए फ्रेंड्स, 2025 के अंदर इम्पल्स बाइंग इज बिग नो। नेक्स्ट आदत जो आपको 2025 में छोड़नी पड़ेगी वो है इमोशनल बाइंग की आदत। देखिए, इमोशनल बाय बेसिकली क्या है? इमोशनल बाय है कि जब आपकी फैमिली या आपके फ्रेंड्स या आपके रिलेटिव्स आपसे कोई चीज़ मांगते हैं और आपको ऐसा लगता है कि भाई मेरी फैमिली ने मुझसे कुछ मांगा है, क्या मैं ये इनको नहीं दे सकता? क्या ये सारी चीज़ें मैं अफोर्ड नहीं कर सकता? अरे मेरी फैमिली ने तो मुझसे पहली बार कुछ मांगा है। देखिए, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मेरी बेटी बड़ी है और मेरा बेटा छोटा है। तो नॉर्मली होता क्या है कि जो बेटी जो प्रोडक्ट्स वगैरह यूज़ कर लेती है, जैसे फ़ोन, लैपटॉप या फिर साइकिल या जो भी चीज़ है, वो नॉर्मली उसके बाद में मेरा बेटा यूज़ करता था।
अब ऐसे ही हुआ कि मेरे बेटे को, दो उसको अभी लैपटॉप की ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, बट ही इज़ वेरी गुड इन स्क्रिप्टिंग, ही इज़ वेरी गुड इन ड्राइंग, मैथमेटिक्स, ऑल दैट स्टफ। सो ज़्यादा डिमांडिंग भी नहीं है उसके साथ में। एक अच्छी चीज़ ये है कि उसको आप जो दे दो वो चुपचाप उसको एक्सेप्ट कर लेता है। तो मेरी बेटी जो लैपटॉप यूज़ करती थी, सेम लैपटॉप मैंने, क्योंकि मेरी बेटी को मैंने नया लैपटॉप दे दिया था, तो वो सेम लैपटॉप मेरा बेटा यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था। अब उसने मुझसे बोला कि पापा मेरा बर्थडे है और मुझे नया लैपटॉप ले दीजिए, वो भी टच वाला। अब मैंने और मेरी वाइफ ने दोनों ने डिस्कस किया कि भाई, क्योंकि हमारा बेटा ज़्यादा डिमांडिंग नहीं है और उसने कभी ऐसे कुछ ज़्यादा डिमांड नहीं की, तो हमने सोचा क्यों ना उसके लिए नया लैपटॉप उसको लेके दे दिया जाए, क्योंकि उसका बर्थडे है तो डेफिनेटली कुछ उसको गिफ्ट तो वैसे भी हमको देना ही था। तो हमने उसको $1500 का नया लैपटॉप लेके दे दिया। अब टच का लैपटॉप था, हमने उसको लेके दे भी दिया, बट उसने कभी भी उसके बाद में हार्डली 1 या 2 बार उसने टच को यूज़ किया होगा। उसके बाद उसने नॉर्मली टच को यूज़ नहीं करता है, क्योंकि उस लैपटॉप को अपने मॉनिटर के साथ में अटैच कर लेता है, तो नॉर्मली वो अपने मॉनिटर के ऊपर ही काम करता है। बाद में हमने ये रियलाइज़ किया कि हमसे गलती हो गई। हम वहाँ पे इमोशनल बाय करके हमने उसको एक लैपटॉप ले तो दिया, लेकिन जो उसके किसी काम का नहीं है। क्योंकि जो पुराना लैपटॉप था उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आज के डेट में भी वो लैपटॉप यूज़ में है और नॉर्मली एक इन केस हमको चाहिए होता है, हम वो लैपटॉप यूज़ कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि जो गलती हमने की है इमोशनल बाय करके, वो गलती आप ना करें। आप अननेसेसरी वो प्रोडक्ट परचेज कर लेंगे जिसकी एक्चुअली में अभी आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके अलावा फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट आदत है वो है नॉट ट्रैकिंग योर एक्सपेंसेस और योर अकाउंट स्टेटमेंट। देखिए, हम लोगों की ये आदत नहीं होती है कि हम अपनी अकाउंट स्टेटमेंट रेगुलरली बैठ के चेक करें। लेकिन आपको पता है कि बहुत बार ऐसा होता है कि आप कोई ऐसी परचेज कर लेते हैं या फिर आप ऐसे कुछ एक्सपेंसेस कर लेते हैं जो एक्चुअली में आपको नहीं करने होते हैं। तो इसीलिए अगर आप एवरी 2 मंथ्स, 3 मंथ्स और 6 मंथ्स में बैठ के अपनी एक्सपेंस रिपोर्ट और अपनी जो अकाउंट स्टेटमेंट है, अगर आप उसको रिव्यू करेंगे, तो एटलीस्ट आपको ये पता चल जाएगा कि आप कहाँ कहाँ पे पैसा स्पेंड कर रहे हैं। क्योंकि आपके लिए भी ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप पैसा कहाँ स्पेंड कर रहे हैं। एंड ऑफ द ईयर आपको पता चलता है कि आपके कुछ एक्सपेंसेस जो हैं वो एक्स्ट्रा हो गए, क्योंकि आपने ट्रैक नहीं किया था। अगर आप ट्रैक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये एक्सपेंसेस तो आपको करने ही नहीं थे, बट अगर आपने एक बार कर दिया तो आपको दोबारा नहीं करना था। तो इसीलिए फ्रेंड्स, हमारी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप अपने एक्सपेंसेस और अपनी स्टेटमेंट को रिव्यू करते हैं रेगुलरली, तो आप उन सारे एक्सपेंसेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो आपको फ्यूचर में नहीं करने हैं, और आप उसको तभी स्टॉप कर सकते हैं। राकेश, ये जो आपने नॉट ट्रैकिंग एक्सपेंसेस की बात बोली है, बिल्कुल सही बोली है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेंस आता है हमारे मंथली ओटीटी सब्सक्रिप्शंस का। ओटीटी मतलब यही नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, जी5, हॉटस्टार वगैरह वगैरह। अच्छा, इंडिया में ऐसा कंसेप्ट है, जब मैं भी इंडिया जाता हूँ तो मैं अपने घर में भी देखता हूँ कि हम लोगों ने सारे के सारे ओटीटी सब्सक्रिप्शन ले रखे हैं। चाहे हम देखते एक दो ही हैं, लेकिन ले हमने सारे रखे हैं। और ये ओटीटी सब्सक्रिप्शन का जो खर्चा है, मैं आपको बता दूं, ओटीटी कंपनीज बिल्कुल आपके इमोशन के साथ खेलती हैं। आपको शायद ये पता नहीं होगा कि नेटफ्लिक्स के सीईओ से एक बार पूछा गया था कि आपका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर कौन है। तो उन्होंने पता क्या जवाब दिया? उन्होंने बोला हमारा सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है स्लीप, मतलब नींद। मतलब अगर आदमी सो गया तो मतलब वो नेटफ्लिक्स नहीं देखेगा। तो मतलब ये ऐसी कंपनीज है जो आपको सोने तक देना नहीं चाहती हैं। तो यार आप खुद सोचो कि ये आपके बिल्कुल दिमाग पे वार कर रही हैं। तो नेट सब्सक्रिप्शन, ओटीटी सब्सक्रिप्शन जो हैं, ये आपको कंटिन्यूसली मॉनिटर करनी है। हर 2-3 महीने में अगर आपको लगता है कि आप एक पर्टिकुलर ओटीटी नहीं देख रहे हैं, तो आप प्लीज़ उसको स्टॉप कर दीजिए। अच्छा, इसमें एक और चीज़ ये होती है कि ये आजकल मंथली सब्सक्रिप्शन में भी आती हैं। जनरली अगर कोई एक आध अच्छी वेब सीरीज़ आ गई है, तो आप उस मंथ के लिए वो सब्सक्रिप्शन ले लीजिए और उसके बाद उसको बंद कर दीजिए। इसमें एक और कंसेप्ट होता है कि लेट से अगर किसी में कुछ ऑफर आती है कि आपको 3 महीने का लेट से 20 रुपये में सब्सक्रिप्शन मिल रहा है और उसके बाद आपका नॉर्मल वो 50 रुपये में हो जाता है, तो आपको ये बोलते हैं कि आप जैसे ही अपना सब्सक्रिप्शन लेते हैं, आप अपना क्रेडिट कार्ड वहाँ पे डाल दीजिए। आप अपना क्रेडिट कार्ड डाल देते हैं, 3 महीने आपका वो 20 रुपये में चलता है और उसके बाद आपको पता भी नहीं लगता वो कब 50 रुपये का हो जाता है।
इसमें अगर आप एक चीज़ करेंगे कि अगर आपने एक दिन लेट से 1 जनवरी को सब्सक्रिप्शन ले लिया है 3 महीने का, और अगर आप 2 जनवरी को उसको कैंसिल कर देंगे, तो आपका सब्सक्रिप्शन फिर भी 3 महीने तक चलेगा, क्योंकि वो उसका सब्सक्रिप्शन ले लिया है। तो आपको ये प्रेशर नहीं रहेगा कि आपको 3 महीने बाद दोबारा से कटवाना है। तो ये छोटी मोटी ट्रिक्स हैं जो आपको हेल्प करेंगी आपको थोड़ा पैसा बचाने के लिए, और ये एक आदत है जो आपको अपने अंदर डालनी है। अगर आप सब्सक्रिप्शंस को मॉनिटर नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ हर 3 से 4 महीने में सब्सक्रिप्शन को मॉनिटर कीजिए और उसको ठीक से यूज़ कीजिए। दोस्तों, अगली आदत, अगर आप ये चीज़ कर रहे हैं तो इसको इमीडिएटली छोड़ दीजिए। क्रेडिट कार्ड मिनिमम पेमेंट। जब आपका कोई क्रेडिट कार्ड बिल आता है तो उसमें दो ऑप्शंस होती हैं कि आप अपना बिल पूरा देना चाहते हैं या मिनिमम पेमेंट देना चाहते हैं। अगर आप मिनिमम पेमेंट दे रहे हैं तो दोस्तों इसको बिल्कुल बंद कर दीजिए। ये आपके बिल्कुल भी फ़ायदे की चीज़ नहीं है। जितना आप इसमें मिनिमम पेमेंट देते हैं और जो बच जाता है उस पर बैंक इंटरेस्ट लगाता है, और वो इंटरेस्ट इवन 40 से 45% तक भी पहुंच सकता है एट द एंड ऑफ द ईयर। आपको शायद उस टाइम पे अच्छा लगेगा कि यार आपका 3,000 का बिल आया है और आपको सिर्फ 300 रुपये देने हैं, 300 रुपये दे के आपका क्रेडिट कार्ड चलता रहेगा। लेकिन आप ये नहीं देख रहे कि जो आपका 2700 रुपया बैंक के पास जो आप क्रेडिट पे ले रहे हैं उस पर इंटरेस्ट लग रहा है। ये जितनी भी क्रेडिट कार्ड कंपनीज हैं, अगर आप उनको मिनिमम पेमेंट देते हैं तो वो हमेशा फ़ायदे में रहती हैं। मैं क्या काम करता हूँ कि मैंने अपने अकाउंट में एक ऑटो डेबिट का ऑप्शन लगा रखा है कि जैसे ही क्रेडिट कार्ड का बिल आता है वो बिल ऑटोमेटिकली उतना ही अमाउंट मेरे अकाउंट से डेबिट हो जाता है। तो ये जितने भी क्रेडिट कार्ड कंपनीज हैं उनके लिए मैं एक बहुत ही गंदा कस्टमर हूँ, क्योंकि मैं उनको कमाने का बिल्कुल मौका नहीं दे रहा। लेकिन अगर आप मिनिमम पेमेंट दे रहे हैं तो आप उनके लिए बहुत ही अच्छे कस्टमर हैं, क्योंकि आप उनको बेकार का फालतू का पैसा दे रहे हैं और अपनी जेब से दे रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप में ये आदत है कि आप एक मिनिमम पेमेंट देते हैं क्रेडिट कार्ड कंपनी को, उसको अभी के अभी बंद कर दीजिए, नहीं तो 2025 में जैसा राकेश ने बोला आप बिल्कुल कंगाल हो जाएंगे। अगली आदत, अगर आपने ये आदत नहीं लगाई हुई है तो इसको लगा लीजिए, वो है सेविंग फॉर फ्यूचर। दोस्तों, इंडिया में एक कंसेप्ट है सिप, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आई एम श्योर सबने सुना हुआ है। अगर आप सिप में इन्वेस्ट नहीं करते हैं, अभी के अभी चालू कर दीजिए। हमारी आदत ये होती है कि जब हमारी सैलरी आती है तो हम अक्सर ये सोचते हैं कि हम अपना खाने का और बाकी का खर्चा साइड पे कर लेते हैं और जितना पैसा बचेगा हम उसको इन्वेस्ट करते हैं। आपको इस साइकिल को रिवर्स करना है। आपको पहले पैसा इन्वेस्ट करना है और उसके बाद आपको जितना पैसा बचेगा आपको उसको यूज़ करना है खाने का और अपने महीने का खर्चा चलाने के लिए। अगर आप उल्टा कर रहे हैं तो प्लीज़ इसको रिवर्स कर दीजिए। सबसे पहले सेविंग करनी है फ्यूचर के लिए, उसके बाद आपको रोज़मर्रा का ऑपरेशंस का खर्चा करना है। और इंडिया में, और ये चीज़ ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का कोई कंसेप्ट नहीं है, ये इंडिया में है। इसको यूज़ कीजिए और प्लीज़ अपने फ्यूचर को सिक्योर कीजिए। दोस्तों, अगली इंपॉर्टेंट आदत अगर आप में है, आपको ये छोड़नी पड़ेगी, वो है बाय नाउ पे लेटर। बाय नाउ पे लेटर एक बहुत ही बड़ा स्कैम है। अक्सर हम इस जाल में आ जाते हैं, हम खरीद लेते हैं और सोचते हैं कि चलो इसको हम बाद में पे कर देंगे। ऐसे कर करके आपका क्रेडिट अक्यूमुलेट होता रहता है और आपको पता भी नहीं लगता है, क्योंकि आपका बैंक का जो बैलेंस है वो आपको घटता हुआ नहीं दिख रहा है। तो आपको इमोशनली ये काफ़ी ट्रैप करता है कि यार मेरे बैंक का पैसा तो उतना पड़ा है और मेरे घर में नया टीवी भी आ गया। दोस्तों, जो भी चीज़ आप बाय नाउ पे लेटर में लेंगे उसमें ज़रूर इंटरेस्ट लगेगा और वो हमेशा दुकानदार के या आपका जो वेंडर है उसके फ़ायदे की चीज़ होगी। ये आपके फ़ायदे की चीज़ नहीं है। चाहे आप उस टाइम पे थोड़ा तंग हो जाएं, लेकिन प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसी टाइम पे पैसा दीजिए और बाद में पैसा देने की मत सोचिए। उसी टाइम बिल्कुल कैश या चेक या जैसे भी हो वो चीज़ ले लीजिए। बाय नाउ पे लेटर के स्कैम में मत पड़िए। दोस्तों, ये आदत छोड़ दीजिए 2025 में। फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट आदत है वो आपको डालनी पड़ेगी अगर आपको ये आदत नहीं है तो। हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जाते हैं शॉपिंग करने के लिए और दुकानदार जो भी प्राइस मांगता है हम उसको दे देते हैं।
हमको ऐसा लगता है कि अगर हम डिस्काउंट मांग लेंगे तो हम छोटे हो जाएंगे, या फिर उसने मना कर दिया तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। लेकिन फ्रेंड्स, ये सोचिए, अगर उसने आपको डिस्काउंट दे दिया तो फ़ायदा किसका होगा? आपका ही होगा ना। तो फ्रेंड्स, ये आदत तो आपको आज से ही डाल लेनी है कि कभी भी आप शॉपिंग करने जाए, आप कुछ भी परचेज करने जाए, अब वहाँ जाके डिस्काउंट के लिए ज़रूर बोलिए। देखिए, आपका क्या जाएगा, सिर्फ आपको पूछना है ना। मैं आपको बताता हूँ, जब मैं नया नया इंडिया से ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हुआ, तो मुझे ऐसा लगा कि यार मैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर डिस्काउंट कैसे मांगूँ। मांगूंगा, किसी से बोलूँगा कि यार डिस्काउंट कितना है इस पे, तो हो सकता है वो हंस पड़े। अगर उसने मना कर दिया तो यार थोड़ा सा हो सकता है बुरा भी लगे। लेकिन मुझे बाद में पता चला कि भाई डिस्काउंट मांगना तो आपका हक है यार, यहाँ तो प्राइस मैच की पॉलिसी भी है। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ ऑस्ट्रेलिया का। अब ये जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे प्राइस मैच की पॉलिसी है। अगर मान लिया दो शॉप्स हैं, एक शॉप के ऊपर आपको एक प्रोडक्ट मिल रहा है $110 का, और दूसरी शॉप पे आपको सेम प्रोडक्ट मिल रहा है $100 का। तो आप अगर पहली शॉप पे जाके ये बोलेंगे कि दूसरी वाली शॉप सेम प्रोडक्ट $100 का दे रही है, तो वो आपको प्राइस मैच नहीं करेगा बल्कि बीट कर देगा, यानी 100 से भी नीचे आपको प्राइस देगा। यहाँ पे ऐसी पॉलिसी है। तो तब से फ्रेंड्स मुझे यहाँ पे आदत लग गई है, मैं कहीं पे भी जाता हूँ, किसी भी शॉप में जाता हूँ, मैं वहाँ जाके प्राइस पूछने के बाद में मेरा सेकंड क्वेश्चन होता है, व्हाट्स द डिस्काउंट ऑन दिस। तो ये एक आदत है जो आपको 2025 में डाल लेनी है। आस्क फॉर डिस्काउंट, आपका कुछ नहीं जाएगा फ्रेंड्स। अगर डिस्काउंट मिल जाएगा तो डेफिनेटली आपका फ़ायदा ही होगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट आदत है वो है ईटिंग आउट रेगुलरली। देखिए, यहाँ पे मैंने रेगुलरली बोला है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम आपको ये कह रहे हैं कि आपको बाहर नहीं खाना है, आपको हमेशा घर में ही खाना है। हर एक का मन करता है बाहर खाने का, खाइए। लेकिन वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप डेली बाहर खा रहे हैं। आप सुबह की चाय कॉफ़ी बाहर पी रहे हैं, दोपहर का लंच बाहर कर रहे हैं, रात का डिनर बाहर कर रहे हैं। ऐसा करने से डेफिनेटली आपका जो कॉस्ट है वो काफ़ी इंक्रीज हो जाएगा। आप बाहर खाइए, ओकेजनली खाइए, मंथ में एक बार आपको खाना है आप खाइए। अगर बर्थडेज हैं, एनिवर्सरीज है, तब आप बाहर खाना चाहते हैं आप खाइए डेफिनेटली। बट ईटिंग आउट रेगुलरली इज बिग नो। ये आपकी हेल्थ को भी इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि आप डेली बेसिस में अगर बाहर खाएंगे तो आपको पता है किस तरह का खाना बाहर मिलता है, और डेफिनेटली आपके वॉलेट पे तो इम्पैक्ट करेगा ही करेगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट आदत वो आपको बदल लेनी है 2025 के अंदर, वो है पीयर प्रेशर। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर जाते हैं पीयर प्रेशर के अंदर जो हम नहीं करना चाहते हैं। इसको एक्सप्लेन करते हुए मैं आपको एक छोटा सा एक एग्जांपल देता हूँ। इंडिया में जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैं काम करता था, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर शाम को होता क्या था कि सारे 5-6 कलीग्स मिलके शाम को उनको डेली पब जाना होता था। वहाँ जाते थे, 2-3 ड्रिंक्स मारते थे और उसके बाद में वो घर चले जाते थे। ये कंपनी थी गुड़गांव में, मैं रहता था नोएडा में। तो स्टार्टिंग में मैंने 2-3 दिन उनके साथ में जाना स्टार्ट किया। ऑफिस ख़त्म करके अगर आप वहाँ जाएंगे तो ऑब्वियसली 2 से 3 घंटे आपको वहाँ पे लग जाते हैं, बातें करने में, गपशप मारने में। आप ड्रिंक्स कर रहे हैं और मैं ड्रिंक्स नहीं करता था। अब मैं ड्रिंक भी नहीं कर रहा हूँ, उनके साथ में जा रहा हूँ। पैसा स्प्लिट करना पड़ता है, आपको पता है कि जब आप कलीग्स के साथ में जाते हैं तो आपको स्प्लिट करना पड़ता है। अब वहाँ से, क्योंकि वो सब गुड़गांव में रहते थे और मैं नोएडा ट्रैवल कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली 1.5 to 2 आवर्स लगते हैं, आपको पता है। अब एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, हफ्ता हो गया, 2 हफ्ता हो गया, तब मैंने रियलाइज़ किया कि भाई पीयर प्रेशर में आके मैं क्या कर रहा हूँ। पहली बात तो मैं घर में लेट पहुँच रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मैं वहीं से लेट आ रहा हूँ। सेकेंड चीज़, मैं अननेसेसरी एक्स्ट्रा पैसा स्पेंड कर रहा हूँ उन चीज़ों के ऊपर जो मैं यूज़ भी नहीं कर रहा हूँ और जो मैं करना भी नहीं चाहता हूँ। तो इसीलिए फ्रेंड्स, पीयर प्रेशर में आके प्लीज़ ऐसा कोई काम मत कीजिएगा जो आपको बाद में रियलाइज़ हो कि आप नहीं करना चाहते हैं। अच्छा, इसके ऊपर मैं आपको एक और बात बताता हूँ। मेरा एक फ्रेंड था, वो एक बहुत अच्छी बात बोलता था। वो ये कहता था कि 2 पल की बेशर्मी और 100 पल का आराम। तब से ये काम मैंने स्टार्ट कर दिया। अब मुझे पीयर प्रेशर के अंदर अगर कोई पुश करता है कि चलो यार हम यहाँ चलते हैं, वहाँ चलते हैं, और अगर मेरा मन नहीं है तो मैं सिंपल बोल देता हूँ, सॉरी यार, आई एम नॉट इंटरेस्टेड।
2 पल की बेशर्मी लेकिन 100 पल का आराम। इसके अलावा फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट हैबिट है जो आपको चेंज करनी पड़ेगी 2025 के अंदर, वो ये है कि डोंट लुक फॉर चीप ऑप्शंस। देखिए, चीप ऑप्शंस का मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप चीप ऑप्शंस पे नहीं जाइए और आप ब्रांडेड चीज़ों के अंदर चाहिए, मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ। चलिए मैं आपको एक और छोटा सा एग्जांपल देता हूँ ताकि ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ कि इससे मैं क्या कहना चाहता हूँ। जब मैं इंडिया में था तो मैं अपनी कार की सर्विस हमेशा ऑथराइज डीलर से कराता था। अब एक बार क्या हुआ, मैंने वो सर्विस बाहर एक लोकल मैकेनिक से करा दी, क्योंकि आपको पता है अगर आप ऑथराइज डीलर से जाके अपनी कार की सर्विस कराएंगे तो ऑब्वियसली आपको कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना पड़ता है। वहीं अगर आप लोकल मैकेनिक से कराएंगे तो आप कम पैसों में वो चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन फ्रेंड्स, बाद में मुझे पता चला कि उसने गंदा ऑयल यूज़ किया था जिसकी वजह से मेरे इंजन में इश्यू आ गया। इसके अलावा मैंने उसको ये भी बोला था कि आपको मेरी जो बेल्ट होती है, इंजन जो बेल्ट होती है, वो रिप्लेस करने के लिए मैंने उसको बोला था। उसने मेरी इंजन की बेल्ट रिप्लेस कर दी थी, जो अगर मैं ऑथराइज डीलर से कराता तो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ रहा था मुझे। उसने बेल्ट वगैरह चेंज कर दी, गाड़ी मेरे पास आ गई, मैं वापस गाड़ी ड्राइव करने लगा। तो कुछ दिनों के बाद में क्या हुआ, जो बेल्ट, इंजन बेल्ट उन्होंने लगाई थी वो कट गई। वो कट गई तो आप गाड़ी नहीं चला सकते। ये हुआ मेरे साथ में। तो मैंने क्या किया, मैंने बिना सोचा समझे वो गाड़ी ऑथराइज डीलर के पास वापस ले गया और मैंने उसको जाके दिखाया। तो उसने मेरे को बताया कि जो बेल्ट यूज़ की गई थी वो काफ़ी इंफीरियर क्वालिटी की थी, तो ये कटना तो होना ही था। आज नहीं होता तो कल हो जाता। बट अच्छी बात ये थी कि जब ये बेल्ट कटी तो उस टाइम मैं जहाँ डीलर था उसके पास में ही था, तो मुझे आसानी से मैं गाड़ी वहाँ पे लेके ही चला गया। तब मैंने ये रियलाइज़ किया कि जो लोग कहते हैं कि महंगा रोए एक बार और सस्ता रोए बार बार, वो सही कहते हैं। क्योंकि अगर इसकी वजह से मेरी गाड़ी पे कोई और बड़ा इम्पैक्ट आ जाता तो सोचिए मैं कितना अमाउंट मेरे को पे करना पड़ता। तो इसीलिए फ्रेंड्स, आपसे ये रिक्वेस्ट है कि 2025 के अंदर उन सब चीज़ों के ऊपर जो आपको लगता है कि नेसेसिटी है, वहाँ पे आप सस्ते ऑप्शन मत ढूंढिएगा। क्योंकि सस्ता ऑप्शन हो सकता है कि आपको बार बार रुलाए, लेकिन महंगा ऑप्शन हो सकता है कि आपको ना रुलाए, और अगर रुलाए भी तो सिर्फ एक बार। आई होप फ्रेंड्स आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आज का ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कीप स्माइलिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन, बाय, टेक केयर।